भाग 7। कुछ दिन बीत गए थे रिद्धिमा को वहां रहते हुए। अरमान का रूटीन एक जैसा ही था। वह सुबह जल्दी हॉस्पिटल जाता, शाम को आकर रिद्धिमा के साथ डिनर करता, उसकी सेहत के बारे में पूछता और फिर अपने कमरे में चला जाता। उसने रिद्धिमा से उसके अतीत के बारे में ना कुछ पूछा और ना रिद्धिमा ही खुल पाई थी। पर रिद्धिमा के लिए एक मुश्किल ये हो रही थी कि उसे इस घर से प्यार होने लगा था और यहाँ से जाने की बात सोचते ही उसे रोना आता था। अरमान ने बातों ही बातों में उसे एक दिन बताया कि अगर वह पढ़ना पसंद करती है तो अरमान के लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकती है। वह घर के अंदर बने उस छोटी सी लाइब्रेरी में उसे ले आया और उसे देखते ही रिद्धिमा को अपने घर में बनी अपनी पापा की लाइब्रेरी याद आ गई। अरमान के जाने के बाद उसने किताबों को देखना शुरू किया और देखा सभी तरह की किताबें थी वहां, पर ज्यादातर मेडिकल से संबंधित किताबें थी। अगले दिन वह लाइब्रेरी में आई और कुछ पढ़ने का इरादा किया और उसे आश्चर्य सा लगा। अचानक जैसे उसे प्रेम कहानियों से नफरत सी हो गई थी। उसे पहले इन किताबों का कितना शौक था कि पापा से छिपकर अपने कमरे में रखती थी। पापा चाहते थे वो लाइब्रेरी में अच्छी किताबें पढ़े, पर रिद्धिमा ने कभी भी लाइब्रेरी की तरफ मुख नहीं किया। उसने पापा को अपनी इन हरकतों से पता नहीं कितनी तकलीफें पहुंचाई थी, जिसका नतीजा आज वो भुगत रही थी। अचानक उसकी नजर कुछ किताबों पर गई जो वह अक्सर अपने पापा के हाथों में देखती थी। उसने वो किताब निकाली और पन्ने पलटना शुरू किया और अचानक वह कांप गई। पापा के हाथ की लिखावट पहले पन्ने पर थी। डॉक्टर शशांक की तरफ से डॉक्टर अरमान को। उसने देखा बहुत सारे किताबों में यही लिखा था। उसे तो पता ही नहीं कब पापा ने अरमान को ये किताबें दी थी। इसका मतलब ये था कि पापा अरमान को पहले से ही अच्छी तरह जानते थे और बहुत पसंद करते थे, वरना पापा अपनी फेवरेट किताबें किसी को नहीं देने वाले थे। उसने पापा की लिखावट पर हाथ फेरा और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तभी काका वहां आ गए और उसे रोते देखकर बोल उठे, बिटिया इन आंखों में आंसू काहे हैं? कछु हुआ है का? तनिक बताइए हमें। रिद्धिमा आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं काका, बस कुछ याद आ गया था। काका ऐसा क्यों होता है? काका ऐसा क्यों होता है कि हम अपने भविष्य के बारे में नहीं जान पाते कि कौन सा कहर आने वाला है? काका कुछ सोचते हुए बोले, तब तो ये दुनिया में कोई दुखी ना ही होत बिटिया। और आप ये मत सोचिए कि आप दुखी हैं। जो इंसान सबके हंसाने का काम करता है वो अंदर से बहुत ही दुखी होता है। अब हमार अरमान बाबा को ही ले लो। का आपको पता है उनके साथ कितना गलत हुआ है? रिद्धिमा ने उनकी तरफ देखा तो काका बोले, आप हमार बिटिया के जैसी हैं, यही की खातिर आपको बतावत हूं। इतना भला इंसान है हमारा अरमान बाबा, पर देखो तो शादी करके जिस लड़की को लाई वही लड़की किसी और का साथ भाग गई। रिद्धिमा यह सुनते ही कांप गई। काका बोल रहे थे, हमार बिटिया उस दिन बीमार थी, यही की खातिर हमऊ गांव जाना पड़ी। अरमान बाबा को बड़ा अफसोस रही कि हम उनकी खुशियां में शामिल ना हो पाई। पर जब कुछ दिन बाद वापस लौटे तो यहाँ का देखे हैं, सब खत्म हो चुका था। रिद्धिमा ने कांपते स्वर में पूछा, आपने उसे नहीं देखा था? काका ने कहा, कौन? वो लड़की को? नहीं बिटिया, अनन्या मैडम ने गुस्से में सारी फोटोएं ही जला डाली। पर अरमान बाबा शायद को भूल नहीं पाए हैं, यही की खातिर जो भी सामान उनके खातिर खरीदा था सब उन्हीं रखा है। जिस कमरे में आप रहत है ना, वो कमरा उन्हीं का रही। पर अरमान बाबा उसको बंद ही रखत थे। पर आप आई हैं तो आपकी खातिर खुलवा दिए हैं। हमको का लगत है कि अब वो शायद उन सब बातों को भूलना चाहिए। रिद्धिमा के दिल ने कहा।
ये सच है, वो अब तुझे और उस हादसे को भूलना चाहता है रिदिमा, क्योंकि उसके जीवन में डॉक्टर निकिता है। कितने खुश रहते हैं दोनों जब साथ रहते हैं। तुझे कोई हक नहीं है अब यहाँ रहे, पर जब तक रहेगी खुश रहे, जिससे ये यादें तेरे साथ रह जाएं। रिदिमा अब काका को घर के कामों में भी मदद करने लगी थी। एक दिन जब अरमान नींद से उठा तो 8 बज रहे थे। वह जल्दी से फ्रेश हुआ और डाइनिंग रूम में आता हुआ चिल्लाया, काका किधर हो? इतनी देर हो गई, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अब मैं अपना बाकी का काम कब करूंगा और हॉस्पिटल कब जाऊंगा? काका टेबल पर नाश्ता रखते हुए बोले, अरमान बाबा बस नाश्ता करिए, रिदिमा बिटिया सारा काम कर दीस। अरमान चौंकता हुआ बोला, क्या मतलब? काका हंसते हुए बोले, रिदिमा बिटिया से आपके प्यारे कुत्तों की दोस्ती हुई गई है। अब उनको नहला भी दिए हैं, खिला भी दिए हैं रिदिमा बिटिया, और फिर नाश्ता तैयार करके मुझे हिदायत दी है कि आपको बिना खाए ना ही जाने दूं। अरमान आश्चर्य से बोला, कब की उसने मेरे कुत्तों से दोस्ती? इसका मतलब उसे भी मेरी तरह कुत्तों से प्यार है। और अब वो कहाँ है? काका बोले, अभी बिटिया मंदिर की सफाई करे की खातिर गई है। कह रही थी कि मंदिर ऐसे अस्वच्छ नहीं रखत। अरमान को यह सुनकर जितना आश्चर्य हुआ उतनी खुशी भी हुई। उसने सुना काका हंसते हुए कह रहे थे, वहीं से आप अनन्या मैडम की डांट से बच गए अरमान बाबा। कहीं से जाती हुई बोल के गई थी कि मंदिर को साफ रखना है, पर आप तो उधर झांकत भी नहीं हो। अरमान हंस पड़ा और फिर बोला, काका मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि रिदिमा आई थी, यानी कि कोई लड़की यहाँ रहने आई थी। काका सर हिलाते हुए बोले, समझ गया बिटवा, कोई भी माँ बाप ऐसा ना ही सोचे कि उनकी उपस्थिति में उनका बेटा कोनो लड़की को लेकर घर आए। पर उससे पहले ही अरमान बोल पड़े, बस बस आप बहुत समझदार बन गए हैं काका। काका खुश होते हुए बोले, अरे धन्यवाद अरमान बाबा। अरमान नाश्ता करके रिदिमा को ढूंढता हुआ मंदिर तक आया, जो उसके घर के बगीचे के बीचों बीच था। उसने देखा रिदिमा एक स्टूल पर चढ़ी हुई थी और मंदिर को माला से डेकोरेट कर रही थी। काका पास खड़े उसे जो सामान चाहिए था पकड़ा रहे थे। अरमान ने देखा रिदिमा एक खूबसूरत लाल रंग की पारदर्शी साड़ी पहने थी और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी। उसने अपने पल्लू को अपनी स्लिम कमर में टांग रखा था और कमर में चांदी की चमकती करघनी पहन रखी थी, जो अनायास ही किसी की नजरें अपनी ओर खींच रही थी। रिदिमा अभी मंदिर का तोरण बनाने में मग्न थी और काका को हुक्म दे रही थी, काका रंगीन पेपर दीजिए, काका कैंची, काका टेप दीजिए, काका लाल रंग की माला, काका रिबन पकड़ाइए। काका एक के बाद एक चीजें दिए जा रहे थे। अरमान ने उन्हें इशारा किया कि वहां से जाए, तो वह धीरे से वहां से खिसक लिए। अरमान वहां खड़ा है, रिदिमा को बिल्कुल नहीं पता था। वो अपने काम में मग्न थी और अरमान उसे निहारने में। तभी रिदिमा ने कहा, काका रिबन दीजिए। अरमान ने रिबन पकड़ाया तो उसने उसे तोरण के साइड में लगाया और अचानक से झल्लाते हुए बोली, काका आपको कहा था ना मैंने कि पीला रिबन लगाना है, लाल तो बीच में लगाना है ना। कहते हुए उसने काका को देखा और अरमान को पाकर वह घबरा गई और उसका स्टूल हिल गया और वो नीचे गिरी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर जमीन पर गिरने के बजाय वह किसी की मजबूत बाहों में थी। पर उसकी साड़ी का पल्लू उसकी कमर से निकल गया और अरमान के चेहरे को ढक चुका था। रिदिमा ने डर के मारे अरमान के गले में दोनों बाहें डाल ली थी और अरमान की नजर उसकी पारदर्शी साड़ी से होते हुए उसकी स्लिम फिगर पर पड़ी और उसे लगा वह होश खो बैठेगा। उसके सारे बदन में कपकपी सी दौड़ उठी और वह जोर से बोला, रिदिमा तुम्हारा पल्लू। रिदिमा ने यह सुनते ही अपनी आंखें खोली और अपनी हालत देखकर शर्म से लाल होते हुए बोली,
प्लीज अरमान मुझे नीचे उतारिए। अरमान अपनी आंखें बंद कर उसे जमीन पर खड़ा करते हुए बोला, ठीक है। रिद्धिमा जल्दी से अपना पल्लू ठीक करते हुए बोली, जी। अरमान दूसरी तरफ मुंह घुमाता हुआ बोला, सॉरी। रिद्धिमा जल्दी से साड़ी ठीक करते हुए बोली, मेरी गलती थी, मुझे साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी, मुझे संभालनी ही नहीं आती। इतना सुनकर अरमान मुस्कुरा पड़ा और बोला, तुम बहुत अच्छे से साड़ी संभाल रही थी, मैंने ही तुम्हें डरा दिया। वैसे मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, भगवान जी तुम पर बहुत प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। तभी अरमान का फोन बज उठा। अरमान फोन अटेंड करने के बाद बोला, सॉरी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इमरजेंसी है, शाम को बात करता हूँ। कहता हुआ वह जल्दी से निकल गया। रिद्धिमा कुछ देर उधर देखती रही, फिर मंदिर आई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, भगवान अगर ये बात सच है कि मेरी मनोकामनाएं आप पूरी करोगे तो बस इतना आशीर्वाद दे दो मुझे कि अब इस घर में ही रहने का मौका मिले और मैं यहाँ रह सकूं। अब यही मेरा घर, मेरी दुनिया और मेरा सपना है। अरमान के सारे दोस्त कैंटीन में थे मुस्कान के सिवा। वे आपस में बातचीत कर रहे थे पर अरमान कहीं और ही खोया था। उसके सामने अभी भी सुबह का खूबसूरत दृश्य घूम रहा था। उसे पता था वह फिर से रिद्धिमा के प्यार में डूब रहा है, इसीलिए उससे दूर रहने की कोशिश करता, पर पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। और यही हो रहा था अरमान के साथ। उसने रिद्धिमा के सिवा किसी और लड़की को कभी इस नजर से उसने रिद्धिमा के सिवा किसी और लड़की को कभी इस नजर से नहीं देखा था और उसे लगता भी नहीं था कि वह उसके सिवा किसी और से कभी प्यार कर पाएगा। उसके कान में किसी के चिल्लाने से ठीक तभी उसके कान में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, अबे तू सचमुच मुझसे नाराज है क्या? कब तक बात नहीं करेगा? राहुल बोला। लो इसी की कमी थी, आ गई। मुस्कान ने उसे घूरा, फिर अरमान के ठीक सामने बैठते हुए बोली, मैं तुझसे पूछ रही हूँ अरमान, क्या तू मुझसे सचमुच नाराज है? अरमान के बदले राहुल ने जवाब दिया, तुझे पता नहीं चल रहा? आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है इसने तुझसे बात नहीं की, ऐसा कभी हुआ है क्या? मुस्कान ने गुस्से से कहा, एक इडियट लड़की के लिए तू हमारे इतने सालों की दोस्ती तोड़ रहा है? वो है ही मनहूस। अरमान गुस्से से बोला, मुझे जो कह रहा है ना कह ले, पर रिद्धिमा के बारे में एक शब्द मत बोल। मुस्कान टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए गुस्से से बोली, इसका मतलब है तू अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है? अरमान ने शांत स्वर में जवाब दिया, इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। निकिता बोली, ऐसा नहीं है मुस्की, तू सुन जरा। अरमान बहुत परेशान है क्योंकि अगले हफ्ते उसके पेरेंट्स वापस आ रहे हैं और रिद्धिमा कुछ बता नहीं रही है कि कहाँ जाना है। अरमान उसे रास्ते पर तो नहीं छोड़ सकता ना, और उसे कुछ कह भी नहीं सकता। अब वह गुस्सा किस पर निकालेगा बोल? तू उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तू ही बची है ना। अंजलि बोली, मुझे लगता है हमें अरमान को इस मुसीबत में हेल्प करनी चाहिए। अतुल ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं अंजलि? अंजलि बोली, हम सब मिलकर अगर रिद्धिमा को समझाएं कि बिना डरे वो सच बता दे तो। निकिता बोली, नहीं अंजलि, वो और घबरा जाएगी। अंजलि उठी और बोली, मेरी ड्यूटी है, सोचो तुम लोग रिद्धिमा का क्या किया जाए, बाद में ज्वाइन करती हूँ मैं तुम लोगों को। अतुल, अभिमन्यु, निक्की और अरमान ड्यूटी पर चले गए, पर मुस्कान वैसे ही गुम होकर बैठी रही। राहुल ने पूछा, क्या सोच रही है? मुस्कान ने उत्तर दिया, रिद्धिमा नाम की बला के प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। राहुल मुस्कुराता हुआ बोला, थैंक गॉड, तुझे अक्ल तो आई कि तूने उस अबला लड़की के बारे में सोचा। मुस्कान बोली, डम्बो कहीं के, मुझे उस मनहूस से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस अरमान को मनाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। राहुल बोला,
मैं समाधान बताता हूँ, अपने साथ रख ले इस बेचारी को। इतना सुनते ही मुस्कान राहुल के सर पर जोर से चपत लगाते हुए गरजी, चुप रह, ये मुझे भी पता है, पर मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ। राहुल अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, उफ, हाथ है कि हथौड़ा? मैंने समाधान दे दिया, अब तू सोच ले कि तुझे अपना गुस्सा प्यारा है या अरमान की दोस्ती। आगे की कहानी जानिए अगले एपिसोड में।